Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you Microeconomics, first semester, third unit for learners. Students, आज हम आपके साथ लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे. आज हम आपके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What is dumping and write the objective of dumping. Dumping in हिंदी राशिपातन कहते हैं. राशिपातन क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं. डंपिंग, राशिपातन. राशिपातन का मतलब होता है कि जब बड़े लेवल पे किसी चीज को डंप करना, उत्पादित करना. और इसमें क्या होता है, जब कोई प्रोड्यूसर बड़े लेवल पे चीज़ों को प्रोड्यूस कर लेता है तो वो कुछ प्रोडक्ट अपनी कंट्री में सेल करता है और शेष बचा हुआ प्रोडक्ट अदर कंट्री में सेल करता है. हम देखेंगे यहाँ पे. डंपिंग इज एन इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन विच एन एक्सपोर्ट फर्म सेल portions of its output in a foreign market at a very low price and the remaining output at a high price in the home market. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डंपिंग होता है वो अंतर्राष्ट्रीय कीमत विभेद है और इसमें एक कंट्री बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करती है, शेष कुछ पार्ट अपनी कंट्री में सेल करती है और शेष बचा हुआ भाग अदर कंट्री में सेल करती है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डंपिंग, जो राशिपातन है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, देख लेते हैं क्या क्या है. कहने का मतलब ये है कि जो भी डंपिंग प्रोसेस किया जाता है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कीमत विभेद की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड अ प्लेस इन द फॉरेन मार्केट. विदेशी बाजार में अपना स्थान बनाना. किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा. कैसे? अपने प्रोडक्ट को अदर कंट्री में लो प्राइस पे सेल करके मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनको ख़त्म करना होता है. और जब कॉम्पिटिटर ख़त्म हो जाएंगे, जब उसकी मोनोपोली हो जाएगी, तो जब उसकी मार्केट में जड़ें मजबूत हो जाएंगी, अदर कंट्री में उसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई करेगी. आफ्टर सम टाइम जब सारे के सारे प्रतियोगी मार्केट से ख़त्म हो जाएंगे. नेक्स्ट, टू सेल सरप्लस कमोडिटी. जब किसी कंट्री के प्रोड्यूसर के द्वारा अतिरिक्त प्रोडक्शन कर लिया जाता है तो वो कुछ प्रोडक्ट अपनी कंट्री में सेल करती है, शेष बचा हुआ प्रोडक्ट अदर कंट्री में सेल करती है. मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में खाना ज़्यादा बन जाता है तो वो क्या करते हैं, खुद खाते हैं और साथ में पड़ोसियों को भी खिलाते हैं. सेम यही प्रोसेस है. जब किसी कंट्री के पास बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो जाता है तो वो डोमेस्टिक लेवल पे भी चीज़ों को सेल करती है, प्लस अदर कंट्री में भी चीज़ों को एक्सपोर्ट करती है. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री. जो भी प्रोड्यूसर है वो अदर कंट्री में अपनी इंडस्ट्री को, अपने मार्केट को एक्सपेंड करना चाह रहा है, बढ़ाना चाहता है और यही रीज़न है कि वो अपनी जड़ें वहाँ पे मजबूत करना चाहता है. अपने लॉस में, अपने स्टार्टिंग में क्या होता है, वो लॉस भी बेयर करता है क्योंकि उसे कॉम्पिटिटर को मार्केट से आउट करना है. यही रीज़न है कि वो कॉम्पिटिटर को ख़त्म करने के बाद अपने रियल फेस में काम करता है. नेक्स्ट, न्यू ट्रेड रिलेशन. अब यहाँ पे डंपिंग का मेन मकसद ये भी है कि अदर कंट्री के साथ नए नए
देशों के साथ ट्रेड होगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छा होगा, लोगों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, वहाँ पे उसकी जड़ें मजबूत होंगी, वहाँ पे उसका ट्रेड इस्टेब्लिश होगा और इस तरह से कहीं ना कहीं उसका मार्केट बनेगा। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन असम्पशंस, कीमत विभेद की मान्यताएं। यहाँ पे कीमत विभेद निम्न मान्यताओं पे आधारित है, हम देखेंगे यहाँ पे। अ फर्म मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई different market segments such as domestic users and industrial users। यहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर डिफरेंट प्राइस पे सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट में सेल कर रहा है, सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट मार्केट पे सेल करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसे मार्केट फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो अलग अलग बाजार को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। एक मार्केट में, सेम मार्केट में ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट सेगमेंट मस्ट हैव डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होना बहुत ज़रूरी है। जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी और उस मार्केट में प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, क्योंकि उस मार्केट में कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, और जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगा उस मार्केट में कंज्यूमर के पास मोर ऑप्शन होंगे और प्रोड्यूसर को लॉस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक सब्जी वाला घर के बाहर सब्जी बेचता है, दूसरा सब्जी मंडी में सब्जी बेचता है। जब वो घर के बाहर बेचता है तो उसकी वहाँ मोनोपोली होगी, क्योंकि घर के बाहर अगर वो किसी के बेच रहा है वहाँ पे कोई दूसरा प्रोड्यूसर नहीं है, कोई दूसरा सब्जी वाला नहीं है, तो वहाँ पे उसके प्रोडक्ट की जो मांग की लोच है वो कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी। ऐसे में वो अपने प्रोडक्ट का, अपनी सब्जियों का हाई प्राइस डिसाइड करेगा। वही सेम प्रोडक्ट, सेम सब्जी अगर वो मंडी में बेचता है तो वहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है। इट मीन्स मंडी में उसके अलावा भी और सब्जी बेचने वाले हैं, कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और कंज्यूमर पूरी मार्केट में मूव करते हैं। एंड आफ्टर दैट निगोशिएशन, बार्गेनिंग, उसके बाद कहीं पाए उन्हें पर्टिकुलर प्रोडक्ट गेन होता है, मीन्स वो अपने बेनिफिट्स पे काम करते हैं। वो हर सब्जी वाले के पास जाएंगे, प्राइस लेंगे और उसके बाद बार्गेनिंग करने के बाद जहां उन्हें सुटेबल लगेगा वहीं परचेज करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, प्रोड्यूसर के पास बहुत ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करता है, उस सेम प्रोडक्ट का प्राइस लो डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो हाई डिसाइड करेगा तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड घट जाएगी और उसके प्रोडक्ट की डिमांड कोई नहीं करेगा। और हम देखेंगे यहाँ पे ये बताया गया है, देयर मस्ट बी नो सिपिस बिटवीन टू मार्केट्स, विच मीन्स दैट अ कंज्यूमर्स कैन नॉट परचेज एट अ लो प्राइस इन द इलास्टिसिटी सब मार्केट एंड देन resale to order consumer in inelastic submarket at a higher price। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब दो सेपरेट दो मार्केट जिनके बीच क्लासिफिकेशन हुआ है उनमें किसी प्रकार का कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और हम बात करेंगे यहाँ पे, द फर्म मस्ट हैव सम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब मोनोपोली पावर पॉसिबल होगी, मोनोपोली पावर का होना ज़रूरी है, तभी कीमत विभेद पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट,
cartel. A cartel is grouping of firms that work together to protect their interests. Cartel are created when a few large producers decide to cooperate with respect to aspects of their market. Once formed, cartel can fix price for members so that competition's one price is avoided. A significant attractions of cartels to producer is that they set rules that members follow, thus reducing and risks that would exist without the cartel. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कार्टेल का मतलब ये होता है कि जब 2 और मोर देन 2 प्रोड्यूसर आपस में एक क्लस्टर मेंटेन करते हैं, एक ग्रुप मेंटेन करते हैं, तो वो सिचुएशन क्या होगी? कार्टेल की होगी। जब 2 या 2 से अधिक प्रोड्यूसर आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, एक संघ बना लेते हैं, दैट वुड बी कार्टेल। और उस कार्टेल में क्या होता है? जो भी ग्रुप बनाया जाता है उस ग्रुप के थ्रू सेम प्रोडक्ट का हाई प्राइस डिसाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये कब पॉसिबल हो पाता है? तो आपको बता दूं कि जब 2 या 3 प्रोड्यूसर के द्वारा क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अलग अलग प्राइस पे सेल की जाती है। मान लीजिए मार्केट में कोल्ड ड्रिंक है, एक कोक है, दूसरा पेप्सी है, तीसरा मान लीजिए थम्स अप है। कोक अलग प्राइस डिसाइड करता है, पेप्सी अलग, थम्स अप अलग। कोक कम प्राइस डिसाइड करता है ताकि वो कंपटीशन में आगे रहे। तो पेप्सी को लगेगा कि हमें और प्राइस कम करना चाहिए, थम्स अप को लगेगा और हमें कम प्राइस करना चाहिए। इससे क्या है कि तीनों ही प्रोड्यूसर्स के बीच वॉर हो जाएगा, प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगा। और जब प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा कंज्यूमर को होगा और प्रोड्यूसर को लॉस होगा। तो एटलीस्ट अल्टीमेटली वो लोग क्या करते हैं? आपस में एक मीटिंग रखते हैं और मीटिंग रखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि ऐसा है कि ना तो आपका चलेगा ना मेरा चलेगा, ठीक है, न 10 चलेगा ना 20 चलेगा। हम एक ग्रुप के साथ हाई प्राइस डिसाइड करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। और इस तरह से सारे के सारे कंज्यूमर, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स आपस में मिल जाते हैं और एक ग्रुप मेंटेन कर लेते हैं, एक क्लस्टर मेंटेन कर लेते हैं। और उनके बीच उनके द्वारा जब प्राइस डिसाइड किया जाता है तो वो हाई प्राइस डिसाइड किया जाता है। जैसे ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक क्या है? तेल निर्यात करने वाले देशों का समूह है। अब तेल निर्यात करने वाले देशों का जो समूह है, इसका हम एग्जाम्पल इंटरनेशनल लेवल पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इराक, ईरान और सीरिया, ये तीनों ही मान लीजिए तेल का निर्यात करती हैं। अगर इंडिया को पेट्रोल मंगाना है, पेट्रोल को इंपोर्ट करना है, तो या तो वो सीरिया से मंगाए, या तो ईरान से, या तो इराक से। तीनों में वो किसी से भी लेता है, उसे हाई प्राइस पे ही मिल रहा है, सेम प्राइस पे, हाई प्राइस पे मिल रहा है। तो अब इंडिया ने डिसाइड किया चलो अमेरिका से ले लेते हैं। अमेरिका से अगर लेता है तो अमेरिका के पास तेल नहीं रहता है इतना ज़्यादा, तो अमेरिका हाई प्राइस पे तेल देगा, तो इससे क्या होगा? इंडिया को लॉस होगा। तो अल्टीमेटली इंडिया क्या करेगी? जो ग्रुपिंग कंट्री है, जो ओपेक है, उसी से पेट्रोल का इंपोर्ट करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि इन तीनों ने एक संघ बना रखा है और संघ के थ्रू ये लोग एक प्राइस डिसाइड करते हैं और एक जो भी प्राइस डिसाइड करते हैं वो हाई प्राइस होता है। और इस तरह से जो कार्टेल है
वो एक मोनोपोली की स्थिति जनरेट कर देता है। अब एक ग्रुप हो गया तो उनकी एक मोनोपोली हो गई। अब जब मोनोपोली हो गई तो इसमें वो लोग हाई प्राइस डिसाइड करेंगे और अपना प्रॉफिट लेंगे और इससे कंज्यूमर को लॉस होगा। स्टूडेंट्स, ये आपके जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है टॉपिक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ डंपिंग, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डंपिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेल। ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं और आंसर फाइंड आउट करके आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड करना है jeetucitycollege@gmail.com। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।